नमस्कार। मैं गांधी शांति प्रतिष्ठान जोधपुर तथा इसके सचिव डॉक्टर भावेंद्र शरद जैन को हार्दिक धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे गांधी जी पर आज कुछ कहने का अवसर प्रदान किया है। मैं डॉक्टर सरोज कौशल को भी शुभाशीष देता हूं, जो इस कार्यक्रम के लिए एक माध्यम रही है। सर्वप्रथम मैं गांधीवादी विचारक श्री नेमीचंद जैन भावुक को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिनकी पावन स्मृति में यह कार्यक्रम आयोजित है। मेरी यह निश्चित मान्यता है कि गांधी इस महादेश की महाचेतना में निरंतर विद्यमान हैं, वे समाये हुए हैं इस देश की चेतना में, इस देश के जनमानस में, और वे निरंतर हमारे साथ बने रहेंगे इस रूप में। गांधी जी की हत्या कर देने से उनके शरीर को नष्ट किया जा सकता है, उनकी चेतना को नष्ट नहीं किया जा सकता, और वह अनेक रूपों में अपने आप को व्यक्त करती आई है, अपने आप को व्यक्त करती रहेगी। गांधी कई कई व्यक्तियों में, इस देश के असंख्य कोटि कोटि लोगों में अपने आप को व्यक्त करते रहे हैं, करते रहेंगे। वे अनेक प्रसंगों में अपने आप को व्यक्त करते रहे हैं और करते रहेंगे। गांधी जी का चरित्र अपार है, और जिन लोगों में उन्होंने अपने आप को व्यक्त किया, उन्हीं में से एक श्री नेमीचंद जैन भावुक रहे हैं। ऐसे असंख्य लोग हमारे बीच में अभी भी हैं। उदाहरण देने का यहाँ समय नहीं है, लेकिन यदि हमारे समय में जिन्होंने हमारे समय के इतिहास को बनाने में योगदान दिया, ऐसे हजार हजार जन हो सकते हैं, और उनमें गांधी कहीं न कहीं मौजूद रहे हैं। गांधी का चरित्र अपार है, जैसा मैंने कहा। वे एक विशाल प्रिज्म की तरह हैं, जो अनेक कोणों से अपनी आभा बिखेरता है। जिस कोण से हम उसे देखते हैं, उसी कोण से उसका प्रकाश कई रूपों में हमारे ऊपर आता है, संक्रांत होता है। गांधी जी की एक बड़ी विशेषता, जिसकी मैं विशेष रूप से चर्चा करना चाहता हूं, वह उनका संवादशील मानस है। कम लोग हुए हैं ऐसे जिनमें की संवादशीलता का इतना गुण हो। वे हमारे समय के, बल्कि कह सकते हैं कि हमारे समय में विश्व के सबसे बड़े संवाद पुरुष हैं, द मैन ऑफ डायलॉग। और पूरी हमारी परंपरा में बुद्ध और महावीर के बाद कदाचित इतना बड़ा कोई संवाद पुरुष पैदा नहीं हुआ। अपवाद एकाध हो सकते हैं, उन्हें हम लोग भूल गए हैं। आचार्य अभिनव गुप्त 11वीं शताब्दी में एक बड़े संवाद पुरुष थे अपने समय के, क्योंकि सारा देश उनकी ओर देखता था उस समय। गांधी एक बड़े संवाद पुरुष है, और बुद्ध और महावीर के बाद वे एक बहुत बड़े, कदाचित सबसे बड़े संवाद पुरुष के रूप में हमारे समय में अवतरित होते हैं। गौतम बुद्ध और वर्तमान महावीर दोनों ने अपने समकालीन विचारकों, मुनियों या शिष्यों से संवाद करने के लिए अपनी एक विशेष संवाद शैली विकसित की। गांधी ने भी भारतीय जनमानस से संवाद करने के लिए अपनी एक संवाद शैली विकसित की। अपने सुदीर्घ अनुभव के द्वारा, अपनी साधना के द्वारा उन्होंने एक संवाद की शैली विकसित की, और उसको समझा जाना चाहिए, क्योंकि संवाद पुरुष कम दिखते हैं हमारे बीच में, और संवाद टूटता जा रहा है। संवाद की बहुत ज़रूरत है। इसलिए विचार करना चाहिए कि गांधी ने कैसे संवाद किया, और हम कैसे सीख सकते हैं कि कैसे संवाद किया जाए। मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि विखंडित होते हुए समाज में संवाद फिर से कायम करना, जो टूट गया है समाज हमारा, उसमें गांधी जैसे संवाद पुरुष को सामने रख कर के शायद हम फिर से संवाद करने की कोशिश कर सकते हैं। कोशिश भी की भी जा रही है। मैं बुद्ध और महावीर की जो संवाद शैली है, उसके बरक्स गांधी जी की संवाद शैली क्या खूबी रखती है, उस पर बात करूंगा, क्योंकि बुद्ध और महावीर दोनों का असर उन पर है। जाने अनजाने बुद्ध और महावीर दोनों की संवाद शैली का भी गांधी जी पर असर है।
भले ही उन्हें त्रिपिटक न पढ़े हों, उन्होंने महावीर के वचन उन्होंने अर्धमागधी भाषा में पढ़े थे या नहीं पढ़े थे मैं नहीं जानता, लेकिन परोक्ष रूप से इन दोनों की संवाद शैली का कुछ न कुछ असर गांधी पर है। मध्यम निकाय के सूत्र 99 में बुद्ध कहते हैं कि मैं एकांतवादी नहीं हूँ, मैं विभज्यवादी हूँ। विभज्यवाद उनकी संवाद शैली की एक बड़ी खूबी है। वो एक तरह से केंद्रीय बिंदु है जिस पर खड़े होकर के बुद्ध अपनी संवाद की शैली विकसित करते हैं। विभज्यवाद तोड़ तोड़ कर कोटियों को देखना, किसी एक कोटि को कई कोटियों में तोड़ करके देखना, विभाजित करना। बुद्ध विभाजित करते हैं, विभाजित करके एक कोटि की जो कई कोटियां बनती हैं उनका वे परीक्षण करते हैं। तो तोड़ते हैं अनेक कोटियों में, फिर उसको छोड़ते हैं, कितनी कोटियां छोड़ी जा सकती हैं, उसमें से फिर बीच की कोई कोटि जो कि उतारी जा सकती है जीवन में। तो जो तोड़ना, छोड़ना और चुनना है, ये बुद्ध का विभज्यवाद है। इसके आधार पर वो संवाद करते हैं अपने शिष्यों से। कोई भी प्रश्न किया जाता है उनसे तो बिखेरते हैं उसको। हमारे समय में और भी कई संवाद पुरुष हुए, जेके कृष्णमूर्ति हैं, वो भी यही करते हैं। कुछ हद तक रजनीश ये करते हैं, और भी कई लोग ये करते हैं कि वे कोई कोटि सामने रखी जाती है, कोई सवाल किया जाता है तो उसको बिखेर देते हैं और फिर उसका परीक्षण करते हैं। बुद्ध अपने तरीके से ये करते हैं, वे अतियों को छोड़ते हैं। उस कोटि में जितनी अतियां बनती हैं उनको छोड़ देते हैं और मध्यम कोटि को चुनते हैं। इसलिए उनका मध्यम मार्ग कहा जाता है, मध्यम उसको कहा जाता है। और जो बचता है छोड़ने के बाद उसका भी परीक्षण भी करते हैं कि उसमें सच्चाई कितनी है, किस सीमा तक वो ग्राह्य है। तो जो विभज्यवादी संवाद शैली, उसका परिणाम मध्यमा प्रतिपद में होता है। चुनते तो हैं बुद्ध, अपना मार्ग वो बनाते हैं, विरोध को मिटाते हुए अपना मार्ग बनाते हैं और अपनी तर्क की बहस की एक प्रणाली उसके द्वारा रचते हैं। बुद्ध कहते हैं कि वे ऐसे सिद्धांतों का भी प्रतिपादन करते हैं जो कि एकांशिक हैं या एक पक्षी हैं, और ऐसे सिद्धांतों का भी प्रतिपादन वे करते हैं जो कि अनेकांशिक हैं, बहुपक्षी हैं। अनेकांशिक में शामिल अनेक कोटियों की आपेक्षिक सत्यता और आपेक्षिक असत्यता की पड़ताल वे करते हैं। महावीर की संवाद शैली थोड़ी सी भिन्न है। वे एकांशिक पर विचार नहीं करते, एक कोटि पर उसको चुनने पर विचार नहीं करते। वे अनेकांशिक को लेते हैं, अनेकांशिक के अनेक टुकड़ों की आपेक्षिक असत्यता की बजाय वे उनकी आपेक्षिक सत्यता पर विचार करते हैं। ये अनेकांत मार्ग उनका बनता है। मध्यम मार्ग महावीर भी अपनाते हैं, लेकिन उनका रास्ता थोड़ा सा अलग है। मध्यम मार्ग पर पहुंचते हुए जो अतियां छूट गई हैं उनकी आपेक्षिक सत्ता पर वो विचार करते हैं कि इसकी अपेक्षा से यह भी सत्य हो सकता है। ये जो अनेकांत का मार्ग है उस पर खड़े होकर के महावीर बहुत सुंदर ढंग से संवाद करते हैं। नाना प्रकार के जो विरोधी मत हैं उनकी आपेक्षिक सत्यता की परीक्षा वे करते हैं। बुद्ध का जो मध्य मार्ग है, मध्य मार्ग दोनों का ही है, लेकिन बुद्ध का जो मध्य मार्ग है, जैसा कि B.K. मतीलाल बताते हैं, वो अपवर्जी मध्यम है, एक्सक्लूसिव मिडिल वर्ड है। और जो महावीर का मार्ग है, नेकांतवाद का जो मार्ग है, वो सर्वसमावेशी मध्यम है, इंक्लूसिव मध्यम है। तो अपवर्जन और निस्सरण के बाद दोनों बुद्ध अपने रास्ते पर पहुंचते हैं और महावीर अपनी समावेशिता के द्वारा अपना संवाद कायम करते हैं। जैसा मैंने कहा कि बुद्ध और महावीर दोनों का प्रभाव गांधी जी की संवाद शैली पर आया। उन्होंने भारतीय जनमानस से संवाद उसके द्वारा किया, लेकिन कुछ हटकर अपनी अलग संवाद शैली और अपनी भाषा संवाद की उन्होंने विकसित की। गांधी भी यही करते हैं। कोई सवाल खड़ा होता है उनके सामने, कोई समस्या खड़ी होती है, तो वे उसको कई टुकड़ों में तोड़ते हैं, बिखेरते हैं उसको, और एक सीमा तक महावीर के अनेकांतवाद को भी वे अपनाते हैं। आपेक्षिक सत्यता वो देखते हैं और इसीलिए संवाद भी बन पाता है उनका, अपने विरोधियों से संवाद बन पाता है उनका, कि वे उनके मत की आपेक्षिक सत्यता को जांचते हैं, उसको स्वीकार करते हैं और बुद्ध की तरह अति का भी वो त्याग करते हैं। लेकिन गांधी कई बार जो सबसे मुश्किल विकल्प है अतियों का त्याग करते हुए, उसका वर्ण कर लेते हैं। बड़ी चुनौतियां चूंकि उनके सामने, अपने समय में शायद वो बुद्ध और महावीर के समय से ज़्यादा विकट और चुनौती भरे समय में रहे, और इसलिए उनके सामने जो विकल्प थे बहुत मुश्किल थे।
और गांधी इतना साहस, इतना बड़ा कद उनका है कि वे सबसे मुश्किल विकल्प का, जो कि सही विकल्प है, बिना समझौता किए तमाम अपनी संवादशीलता के चलते हुए, तमाम विरोधियों के मतों की आपेक्षिक सत्यता को स्वीकार करते हुए भी वे उस सबसे मुश्किल विकल्प का वर्णन करते हैं। इसलिए गांधी का व्यक्तित्व अद्वितीय है पूरे हमारे इतिहास में, कि इतने मुश्किल विकल्प, इतने मुश्किल समय में इतने मुश्किल विकल्प का, सबसे मुश्किल विकल्पों का कदाचित चुनाव करने वाले व्यक्तित्व के रूप में वे उभरते हैं। अतियों का त्याग वो भी करते हैं। वे कहते हैं कि मैं गांधीवाद का नाश हो जाए यही उचित है, कद का नाश हो जाए यही उचित है, ये उनके शब्द हैं। गांधीवाद का ध्वंस तो मैं शीघ्र ही देखना चाहता हूँ। आप लोग सांप्रदायिक न बने, मैं सांप्रदायिक कभी नहीं बना, कोई संप्रदाय कायम करना मेरे स्वभाव में कभी नहीं आया। मेरे मरने के बाद मेरे नाम पर अगर कोई संप्रदाय निकला तो मेरी आत्मा रुदन करेगी। ये गांधी वाङ्मय के 71 संपूर्ण गांधी वाङ्मय के 71वें खंड में उनका वचन, उससे मैंने नोट किया है। अति हो जाती है जब कोई वाद पर हम टिक जाते हैं जाकर के, वे स्वयं अपने ही वाद का, अपने नाम पर बनने वाले किसी भी वाद का ध्वंस करते हैं। ये तो बुद्ध से उन्होंने एक तरह से मार्ग अपनाया कि जितनी अतियाँ हैं उनको मैं छोड़ता हूँ, और मेरे नाम पर कोई संप्रदाय अगर बनता है तो मैं उसका वर्जन करता हूँ। ये अति का वर्जन हुआ, और अति का वर्जन करते हुए सबसे मुश्किल विकल्प का वे चुनाव, जोखिम भरे विकल्प का भी चुनाव करते हैं, जैसे कि अहिंसा। हर सूरत में अहिंसा का वर्णन करना ये एक मुश्किल विकल्प है। उनसे पूछा गया, मैंने कई लोगों के जो साक्षात्कार एक पुस्तक में किसी विदेशी विद्वान ने, गांधी बोध नाम से उसका हिंदी अनुवाद मिलता है, तो गांधीवादी विचारकों के बहुत अच्छे इंटरव्यू हैं। तो उसमें उनसे सवाल किया गया कि आप, हिटलर आपके सामने आ जाए तो उसका मुकाबला भी क्या आप अहिंसा से कर लेंगे? वो तो बम गिराने को तैयार है। गांधी ने कहा कि मेरा विश्वास है कि अहिंसा के द्वारा हिटलर का भी मुकाबला किया जा सकता है, क्योंकि जो सैद्धांतिक रूप से संभव है वो व्यवहार रूप में भी संभव होना चाहिए। ये एक और गांधी का एक बहुत मुश्किल विकल्प है जिसको कि वो छोड़ते नहीं है। यदि सिद्धांत है तो व्यवहार में इसकी सत्यता होनी ही चाहिए। सिद्धांत और व्यवहार में अंतर विरोध नहीं होना चाहिए। और अपने स्वयं के जीवन में जो उन्होंने कहा, उस पर व्यवहार में टिके रहने का हर भरसक प्रयास वो निरंतर करते रहे, टिके भी रहे। और एक बड़ा अंतर भी मैं देखता हूँ बुद्ध में और गांधी में, बुद्ध में और महावीर में, अभिनवगुप्त और गांधी में भी, कि इन लोगों के पास जिन लोगों की जरूरत होती थी वो लोग पहुंचते थे। आर्त लोग बुद्धम शरणम गच्छामि कहते हुए बुद्ध के पास आते थे। गांधी स्वयं इस देश के आर्त जनों के पास, इस देश के दुखी लोगों के पास चले जाते थे, स्वयं पहुंचते थे। कुआं जैसे प्यासे के पास स्वयं चलता हुआ आ जाता है, क्योंकि प्यासा इतना अशक्त है कि वह नहीं चल पा रहा है। गांधी के व्यक्तित्व में ये एक तरह की खूबी थी। कुछ उदाहरण मैं दूंगा। 14 अगस्त 1947 के दिन पंडित नेहरू के शब्दों में, जब सारा देश स्वतंत्रता के नवविहान में जागने को था, गांधी कलकत्ता में थे और पिछले 1 साल से कलकत्ता भयावह दंगों की चपेट में था, तबाह होता चला गया था। 13 अगस्त को गांधी सौदापुर आश्रम में थे, वहां से वो आ गए नवाब अब्दुल गनी की कोठी में। नवाब अब्दुल गनी की कोठी के आसपास तबाही के दृश्य थे, झोपड़ियां जली हुई, सामान टूटे बिखरे विखंडित खंडहर मकानों के। प्रोफेसर निर्मल कुमार बोस जो उनके सेक्रेटरी थे उनके साथ थे, आभा गांधी उनके साथ थी, मनु गांधी छोटी सी बच्ची जिसको पोती कहते थे वो उनके साथ थे, और सुहरावर्दी साहब उनके साथ। एक बड़े व्यक्तित्व थे सुहरावर्दी, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, जहाँ तक मेरी जानकारी है। हो सकता है मेरा इतिहास कमजोर है, कहीं मैं चूक कर जाऊँ, लेकिन सुहरावर्दी पर यह आरोप लगा था कि कलकत्ता में जो दंगे हुए अभी 1947 के साल में, आज़ादी के कुछ पहले, उसके मास्टरमाइंड वो थे। फिर भी गांधी जी ने उन पर विश्वास किया और उनका साथ उनको लिया। ये बहुत मुश्किल विकल्प था, क्योंकि वो संभावना देख रहे थे
सोहरावर्दी अगर साथ रहेगा मेरे तो लोग मेरी बात सुनेंगे, मुसलमान भी मेरी बात सुनेंगे, हिंदू तो मेरी बात सुन सकते हैं। गांधी की बात सुनने को कोई तैयार ही नहीं था। पूरा कलकत्ता विरोध में खड़ा हुआ था, गांधी के विरोध में खड़ा हुआ था। उस कलकत्ते में वो पहुंच गए। ऐसे कई जगह वो चले जाते थे जहां लोग उन पर हमला करने को उतारू हैं, और खड़े हो जाते हैं गांधी, बुद्ध की तरह खड़े हो जाते हैं। अंगुली माल उनको मार डालने पर उतारू है और बुद्ध जो है अविचल खड़े हुए हैं। गांधी उस तरह से एक आदमी के सामने नहीं, वे हजारों की भीड़ के सामने जाकर के खड़े हो जाते हैं, सामना करते हैं। वो कहते हैं कि संवाद कीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, मार डालिए मुझको आप बेशक, लेकिन एक विनय है कि मेरी बात कम से कम सुन लीजिए। इस बात का असर होता था कि बूढ़ा आदमी कुछ कहना चाह रहा है, सुन लो। गांधी उस धरातल पर संवाद करते हैं कलकत्ता की उस हॉस्टाइल भीड़ से, जो कि मारने पर उतारू है गांधी को। किसी तरह उसको भरोसा दिलाया जाता है कि एक बार आप सुन लीजिए। गांधी की बात सुनी जाती है तो लोग शांत हो जाते हैं। उसी दिन 14 अगस्त की प्रार्थना सभा में हजारों लोग कलकत्ते के मौजूद हैं, प्रार्थना की जा रही है। उस बाद गांधी भी बोलते हैं, लोग चिल्लाते हैं कि हमको सोहरावर्दी से सीधे बात करने दीजिए, उसने कुछ गड़बड़ की। तो गांधी कहते हैं कि सोहरावर्दी बोलेंगे, आप उनकी बात भी तो सुनिए, मेरी बात आपने सुनी है। सोहरावर्दी भी बोलते हैं उसी सभा। गांधी ये कर सकते। गांधी इस मुश्किल समय, इतने कठिनाइयों के बीच उन लोगों से संवाद कर सकते थे जिन्हें कि बहकाया गया। वो जानते थे कि ये लोग सचमुच में ऐसे नहीं थे, उनको बरगलाया गया है, जैसा कि आज किया जा रहा है हमारे समय में भी। इसलिए गांधी की याद करना, इस तरह से लोगों की ब्रेन वॉशिंग कर दी गई है, किस तरह से उनको बरगलाया गया है कि वो मरने मारने पर उसी तरह से फिर से उतारू हुए हैं हमारे समय में। जैसे कि उस कलकत्ते में 13 अगस्त के दिन गांधी के सामने लोग थे मरने मारने पर उतारू। वे उन्मादी भीड़ के पागलपन का इलाज कर सकते थे। 14 अगस्त के दिन थोड़ी शांति हुई। 15 अगस्त के दिन गांधी जी ने दिन भर चरखा काटा, प्रार्थनाएं की। और 15 अगस्त के दिन जबकि सारा देश हिंसक उन्माद से गुजरने वाला था, दंगे का माहौल था, कलकत्ता शांत था। उन्होंने उसी दिन रात को 8 बजे सोहरावर्दी के साथ शहर का दौरा किया, निकले, लोगों से मिले। तो ये, लेकिन सारे देश में जो हो रहा था उसका असर तो फिर होना ही था। ये जो पलट करके आता है उन्माद और हिंसा, बार बार पलट करके आता है। गांधी है तो गांधी फिर उसका सामना करते हैं। अगस्त के बीतते बीतते फिर कलकत्ता में फिर से हिंसा भड़क उठती है। हैदरी मंजिल जहाँ वो ठहरे हुए उस पर पत्थर फेंके जाते हैं, लेकिन गांधी वहाँ निश्चित काल के लिए अनशन प्रारंभ कर देते हैं। गांधी की अनशन का जो इतिहासकार है वो बताते हैं कि उस समय तो जादू की तरह असर हुआ, लोग शांत हो गए कि जो बुद्धा हमसे बात करता था वो इस तरह से बैठ गया है। तो लोग शांत हो जाते हैं, अचानक शांत हो जाते हैं और माफ़ी मांगने के लिए लोग आ जाते हैं उनके सामने और विश्वास दिलाते हैं कि अब नहीं होने देंगे, ये हमारा पागलपन था, अब हम नहीं होने देंगे। वे एक विश्वास के साथ गांधी लौटते हैं। 7 सितंबर को वे दिल्ली आते हैं कलकत्ता छोड़ करके, इस विश्वास के साथ ही कलकत्ता फिर उस हिंसक उन्माद में नहीं गुजरेगा। ये जो पूरा एक वर्ष है 14 अगस्त से लगा करके और 1939 की जनवरी तक का, एक वर्ष से अधिक तक का जो समय है, इसमें गांधी सबसे बड़े मुश्किल विकल्पों पर विचार कर रहे हैं इस देश के लिए। वे आत्मोत्सर्ग पर भी विचार कर रहे हैं कि मेरे देह त्याग से अगर कुछ हो सके तो मैं देह छोड़ दूँ, मैं पाकिस्तान चला जाऊंगा, वहाँ जाकर के लोगों से प्रार्थना करूंगा कि इसको, ये भी वो कह चुके हैं कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा। उस माहौल में इतने मुश्किल विकल्पों पर वो विचार कर रहे हैं। अगर उनके जो उनके अवसान के पहले का अंतिम महीना है, 1 जनवरी से लगा करके और 30 जनवरी तक का जो समय है, उसका पूरा दस्तावेज चूंकि मनु गांधी ने एक एक दिन का रोज नामचा लिखा, और गांधी जी को शाम को दिखाती थी, कोई गलती हो जाए तो उसको सही उनका एक एक घंटे एक एक मिनट का हिसाब अंकित हो, तो वहाँ मिलता है गांधी जी के मन में क्या चल रहा है। 20 जनवरी 1948 के दिन मदन लाल ने गांधी जी के प्रार्थना स्थल के निकट बम फेंका था।
बम के धड़ाके की तेज आवाज़ हुई। गांधी जी बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आप लोग ऐसे ही बैठे रहिए, कुछ आवाज़ हुई है, पुलिस का काम है कि वो देखेगी, यहाँ कुछ नहीं हुआ है, आप लोग शांत रहिए। उसके आगे उन्होंने एक वाक्य कहा जो नोट किया है उस किताब में, जैसा मैं पहले कह चुका हूँ कि अब मैं कदाचित पाकिस्तान के लिए चल पड़ूंगा, बस इसके बाद हमें पाकिस्तान जाना। क्या करने जाने वाले थे ये तो गांधी जी ही बता पाते, लेकिन जैसा मैं समझता हूँ एक बड़ी योजना, एक असंभव योजना उनके मन में थी कि पाकिस्तान से जितने हिंदू भाग करके यहाँ आ गए हैं उन सबको मैं इकट्ठा करूँगा। लाख लोग हो सकते हैं, उनका घर तो वही है, अपने मुल्क को छोड़ करके क्यों आएंगे, क्यों आ गए, मैं उनको साथ लेकर के जाऊँगा। वो सारा बॉर्डर है उस पर पार करके उन लोगों के साथ में चला जाऊँगा। एक असंभव बात थी। और जितने मुसलमान भारत से भाग कर के दंगों के कारण वहाँ चले गए हैं, उन सब से प्रार्थना करूँगा कि आप वापस चलिए, विभाजन अपने आप खत्म हो जाएगा। ये उनकी कल्पना थी जो कि असंभव लगता है हमको, लेकिन गांधी होते तो इस असंभव के लिए वो कार्य करते, क्योंकि वो सबसे मुश्किल विकल्प चुनते थे, उसके लिए वो कार्य करते थे। और बड़े लोग असंभव का स्वप्न देखते हैं, उसको चरितार्थ कर लेते हैं। सामान्य लोग असंभव की बात सोच करके घबरा जाते हैं। गांधी और उनकी संवाद शैली इस तरह से विकसित हुई थी कि वो असंभव से असंभव को चरितार्थ करने के लिए झिझकते नहीं थे। ये सबसे साहसी व्यक्ति थे हमारे समय के लिए भी। हम देखते हैं 19 जनवरी को मनु बहन बताती हैं कि उन्होंने कहा कि अगर मैं रोग से मरूं तो मुझे दम्भी पाखंडी महात्मा ठहराना। और गत सप्ताह की तरह जो 20 जनवरी को धड़ाका हुआ है उसकी तरह अगर धड़ाका हो, कोई मुझे गोली मार दे और उस गोली को मैं खुली छाती पर झेलता हुआ मुंह से आह तक न करूं, तो समझना कि ये सच्चा महात्मा था। उन्होंने गाय गो हत्या के संबंध में बात कही है, बहुत विचित्र सी बात कहती, तो कितनी मुश्किल बात वो कह रहे हैं, विचलित हो सकते हैं। लेकिन गांधी होते जिस समय गोकशी के खिलाफ क्या क्या नहीं किया जा रहा है, तो वे उस मुश्किल विकल्प को हमारे सामने रखते हैं। हिंद स्वराज में वो कहते हैं कि जैसे मैं गाय को पूछता हूँ वैसे ही मैं मनुष्य को पूछता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है, इसको समझा जाना चाहिए। जैसे गाय उपयोगी वैसे ही मनुष्य भी, ईश्वर तो दोनों के ही भीतर है। फिर चाहे मुसलमान हो या हिंदू, दोनों ही उसी के रूप हैं। तब क्या गाय को बचाने के लिए मैं मुसलमान को मार दूँगा? क्या मैं मुसलमान से लड़ूंगा? क्या मैं उसे मारूंगा? ऐसा करने से मैं मुसलमान और गाय दोनों का ही दुश्मन बनूंगा, जो कि बन रहे हैं हम तो वो रक्षक। इसलिए मैं कहूँगा कि गाय की रक्षा करने का एक ही उपाय है कि मुझे अपने मुसलमान भाई के सामने हाथ जोड़ने चाहिए कि देश की खातिर गाय को मत मारिए। अगर वह न समझे तो मुझे गाय को मरने देना चाहिए, क्योंकि वो मेरे बस की बात नहीं है। अगर मुझे गाय पर इतनी ही दया आती है तो मुझे अपनी जान गाय को बचाने के लिए दे देना चाहिए, लेकिन मुसलमान की जान मुझे नहीं देनी चाहिए। यही धार्मिक कानून है, ऐसा मैं मानता हूँ। पृष्ठ 47 पर हिंद स्वराज में गांधी जी के जो सबसे बड़े विरोधी उनके समय में, उनके समकालीनों में रहे, वे उनसे संवाद करने के लिए तत्पर हो जाते थे। ये बहुत मुश्किल हो गया है हमारे समय में कि जिसने दुश्मनी मोल ले ली है उससे भी गांधी कहें कि बातचीत तो कर लो, तो बातचीत करने के लिए तत्पर हो जाता है। जिन्ना चाहे अम्बेडकर हो, जिनसे बहुत मतभेद रहे, हालांकि बहुत समान सोच और समान धरातल अम्बेडकर और गांधी के कई बार सामने आते हैं। ये बहुत गलत फहमियाँ भी फैलाई गई कि कितने अधिक मतभेद हमने इतिहास को विकृत किया है, लेकिन उसकी चर्चा करने का यह अवसर नहीं है। लेकिन गांधी की संवाद शैली की ये खूबी थी कि उनका विरोधी भी उन पर विश्वास करता था। ऐसा क्यों होता है? ऐसा निष्कलुष चेतना के कारण होता है। जिस आदमी की चेतना पूरी तरह निष्कलुष है, उसके मन में कोई पाप नहीं है, उससे संवाद करना चाहेंगे लोग। आपके मन में थोड़ा सा भी छल कपट यदि है, जैसा कि होता है, जैसा कि मेरे मन में हो सकता है,
मुझसे क्यों नहीं लोग संवाद करने आते? अगर मेरा मन पूरी तरह से निष्कपट और निष्कलुष है तो लोग संवाद करना चाहेंगे। नाट्यशास्त्र पर मैं बात करता हूँ तो खूब संवाद करने लोग आते हैं, क्योंकि उनको विश्वास है कि नाट्यशास्त्र के बारे में अगर कुछ नहीं आता है तो ये कहेंगे कि ये बात तो मेरी समझ में नहीं आई, और जो इनको समझ में आया है वो हमको बता देंगे, इसलिए लोग संवाद करने आते हैं। गांधी से पूरा देश संवाद करने के लिए आ सकता था, क्योंकि देश को विश्वास था कि उनके मन में कलुष नहीं है। जिन लोगों के मन में थोड़ा कपट आ गया वो कन्नी काटने लग गए थे उनसे। उनके जीवन के अंतिम महीनों में उन्हीं के भरोसे के लोग जिनको उन्होंने अपना माना उनसे मुंह छिपाते थे, क्योंकि उन्होंने कुछ न कुछ समझौता कर लिया था। गांधी ने जो सबसे मुश्किल विकल्प सुझाया था उन्होंने नहीं माना और वो अपने रास्ते पर चल पड़े। थोड़ी सी सुविधा के रास्ते पर वो लोग चल पड़े, उनके अपने लोग, उनकी अपनी पार्टी के लोग। उन्होंने तो कह दिया था कि तोड़ दो ये पार्टी भी, और वो एक संविधान एक दूसरी संस्था का तैयार कर रहे थे। 30 जनवरी के दिन 29 जनवरी की रात को उन्होंने पूरा कर लिया था उसका संविधान, लोक सेवक दल जो भी उन्होंने नाम उसको दिया था। तो गांधी जी की संवाद शैली की विफलता गांधी जी की अपनी विफलता नहीं है, वो उन लोगों की विफलता है जो कि उनके भरोसे के लोग थे। हम लोगों की विफलता है कि हम लोगों के मन में छल कपट रहा होगा, हम लोग पूरी तरह से गांधी जी से रूबरू नहीं हो सके। जैसा कि अब हो रहा है कि गांधी जी को गालियां दी जा रही हैं उन लोगों के द्वारा जिनके मन शुद्ध नहीं है, जिनके मन में कहीं न कहीं दूसरे आग्रह हैं। तो संवाद के सारे माध्यम गांधी काम में लाते रहे। एक दूसरी खूबी है कि जितने चैनल्स हो सकते हैं संवाद के वो सब खुले हैं। आज गांधी होते तो टेक्नोलॉजी के सारे माध्यमों का शायद उपयोग करते, यंत्रों का भी उपयोग करते सार्थक संवाद के लिए। अगर रचनात्मक संवाद हो सके, मन से मन जुड़ सके, तो उन सारी प्रविधियों का उपयोग करते जो कि संभव हो सकती है। अपने समय में तो करते ही रहे, प्रेस का चाहे उपयोग हो। पत्र लेखन बहुत बड़ा माध्यम था। वो कितने हजारों पत्र गांधी जी ने लिखे हैं, कितने पत्र वो रोज लिखते थे। अनशन पर बैठे हैं तब भी वो पत्र लिखते थे। पोस्ट कार्ड छोटा सा लिखेंगे 1-2 लाइन का, और बड़े से बड़े आदमी को भी पत्र वो लिखेंगे। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखेंगे, गवर्नर जनरल को भी पत्र लिखेंगे। उसी तरह से सबसे छोटा जो आदमी है देश का, उसका भी पत्र आया है तो उसको भी पत्र वो लिखेंगे, अपने हाथ से लिखेंगे। ये एक संवादशीलता की जो व्यापकता है गांधी की, उसका नमूना है। और आप देखेंगे कि कितने लोगों को पत्र लिखते हैं गांधी। गंगा बहन कोई हैं उनको पत्र लिखते हैं, प्रेमा बहन है उनको पत्र लिखते हैं, सुशीला नैयर को तो पत्र लिखते ही हैं, नेहरू को लिखते ही हैं, और नारायण दास गांधी जिसको अपनी लिपि में वो नारायण प्रिय नारायण दास लिखते थे, उनको कई पत्र कितने स्नेह से लिखते हैं। किस अपने बेटों को पत्र लिखते हैं, किस तरह से समझाते हैं, कितनी चौपाइयाँ छंद तुलसीदास के लिखते हैं कि मणिलाल तू तुलसीदास का ये छंद पढ़, इससे तुझे शांति मिलेगी। तुलसी बहुत बड़े संवादशील कवि हैं हमारे समय के, अपने समय के 16वीं शताब्दी के। और तुलसी के संवाद के अपने तरीके हैं, वो भी जनमानस से संवाद करते हैं। तुलसी से इतना क्यों कुछ लेते हैं, तुलसी पर निर्भर हो जाते हैं गांधी। कई बार बहुत कुछ लिया उन्होंने, क्योंकि संवाद के लिए उनको तुलसी से बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि तुलसी इस देश की चेतना में रम गए थे। इस देश के सामान्य जनों में तुलसी के दोहे, तुलसी का रामचरितमानस रमे हुए, उनके माध्यम से भी वो संवाद करते थे। एक और पक्ष गांधी का है जिसको नहीं समझा जाता है कदाचित। गांधी स्वयं अपने आप को अर्धनारी मानते थे। आधी स्त्री मेरे भीतर है। हमारे यहाँ तो अर्धनारीश्वर की परिकल्पना ही है। शिव अपना आधा दे पार्वती को बसाने के लिए दे देते हैं, अपने भीतर वे पार्वती को बसा लेते हैं। यही तो अर्धनारीश्वर है। हर पुरुष के भीतर एक स्त्री होती ही है, हर स्त्री के भीतर भी एक पुरुष हो सकता है। मैं ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन पुरुष के लिए तो मैं निश्चित कह सकता हूँ कि उसके भीतर कहीं न कहीं एक स्त्री
होती है, वो उसको नकारता रहे, ये बात दूसरी है। उसको नकारते नकारते उस कदाचित राक्षस बन जाता है, जैसे कि हमारे समय में हम लोग बनते चले जा रहे हैं। गांधी ने अपने भीतर की स्त्री को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि मैं तो आधा स्त्री ही हूँ। जो हमारे समय का सबसे साहसी आदमी है, जिसमें ये साहस है कि वो वाइसराय के सामने बैठा है, उसके भोजन का समय हो गया है, तो वो अपना एल्यूमिनियम का कटोरा निकालता है, उसमें अपने चने रखता है, कहता है कि मेरा समय हो गया, मैं तो इसी में खाऊंगा। वो लंगोटी लगाए हुए लंदन की सड़कों पर चल सकता है। अपनी मान्यताओं और अपने सिद्धांतों से कभी समझौता न करके दूसरे के सामने अपने सही रूप में वो इस तरह से भी व्यक्त अपने आप को कर सकता है। इतना साहस, अपने सिद्धांतों से कभी समझौता न करने का साहस जिसमें इतना इस सीमा तक है, लेकिन दूसरों को सुनता भी है बराबर। जब लगता है कि इनकी बात सुनने से कल्याण हो सकता है, वहाँ तो वो उनकी बात सुन लेते हैं, वो मान भी लेते हैं। तो ये जो एक स्त्री का रूप उनके भीतर है, और वो गर्व से कहते हैं कि नारीत्व के गुण उनको आना चाहिए। और वो कहते हैं अपने जो बच्चे उनके साथ रहे, चाहे वो मनुबेन गांधी हों, आबा गांधी हों, दूसरे, वो कहते हैं कि मैं तेरे लिए माँ भी हूँ और पिता भी हूँ। सुचित्रा कृपलानी ने तो अपने इंटरव्यू में कहा ही कि कई लोग जो उनके निकट रहे, वो उनको पिता की बजाय माता के रूप में ज़्यादा देखते थे। मैं गांधी में उन लोगों को अपनी माँ दिखती थी। ये अनोखा रूप है किसी व्यक्ति का। कोई व्यक्ति अपने आप को इस सीमा तक निष्कलुष बना लेता है कि उसका मातृत्व लोगों को नजर आने लगता है। ये तो हमारे यहाँ तो जो सबसे बड़े विचारक हुए कला चिंतन के, उन्होंने कहा कि जब तक इस अपने भीतर की स्त्री को नहीं पहचानोगे तो सौंदर्य की रचना नहीं कर सकते, कला की सृष्टि नहीं हो सकती। पुरुष केवल कला की सृष्टि नहीं कर सकता। जितना भी लालित्य और सौंदर्य है वह तो कैशी की वृत्ति के कारण आता है। कैशी की वृत्ति तो स्त्रीत्व में है, और स्त्रीत्व अपने भीतर यदि है तब कर पाओगे सौंदर्य की अभिव्यक्ति। इसीलिए गांधी ने जो संवाद शैली विकसित की, उन्होंने लोगों को उनकी भाषा में संबोधित करना पसंद किया, अपनी मातृभाषा में संबोधित करना पसंद किया। दुर्भाग्य से जो शिक्षा नीति बनी, उसमें गांधी जी की ये बात तो भुला ही दी गई कि शिक्षा सदैव मातृभाषा में दी जानी चाहिए। अब शायद समझा जा रहा है। और गांधी जी ने लिखा कि मैंने रेखागणित पढ़ा अंग्रेजी माध्यम से, मुझे 3 साल लगे जिन प्रमेयों को समझने में। बाद में मुझे समझ में आया कि यही प्रमेय मुझे गुजराती में समझाए जाते तो मैं 6 महीने में समझ जाता। कितनी बर्बादी है प्रतिभा की, कितना समय नष्ट किया जाता है। और संवाद जो सहज रूप में मातृभाषा में हो सकता है, उसको एक दूसरी भाषा में, जो कि पराई भाषा है, उसमें करने की कोशिश की जाती है। वो बहुत आग्रह करते थे कांग्रेस के मंच से भी कि जो लोगों की भाषा है उसे मुझे बोलने दो। माहौल कई बार इस तरह का नहीं होता था। अंग्रेजी इस कदर जड़ें जमा चुकी थी उनके हमारे देश की धरती पर। तो कई बार उन्हें ये बहुत ही विचित्र लगता है कि उनके जो सहयोगी हैं वे अपनी बात अंग्रेजी में ज़्यादा बढ़िया तरीके से कह सकते हैं। अपने हृदय की ही बात वो कह रहे हैं, देश की बात वो कह रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी, उनकी सोच की भाषा अंग्रेजी बन गई है। ये उन्हें सारे देश का अपमान लगता है। उनकी सोच की भाषा उनकी मातृभाषा क्यों नहीं बन सकी। ये गांधी ऑन लैंग्वेज कोई किताब है, उसमें उन्होंने कहा, उनका ये उद्धरण है कि हमारा मानस ऐसा बन जाए कि हम अंग्रेजी में अपनी बात कहना ज़्यादा हमको सहज लगने लगे। ये तो देश का और मातृभाषा का भी अपमान है। तो ये जो गांधी का अपने आप को इतना सहज बना लेना है कि मातृभाषा का अंगीकार, बावजूद इसके कि वो बैरिस्टर की पढ़ाई इंग्लैंड से करके आए थे, उनको अंग्रेजी में बोलना पड़ता था शुरू में जब आए, तब भी कई बार, तब भी वो अपने आप को इतना बदलने के लिए तत्पर हैं। और वो कहते हैं कि वो भारतीय भाषाओं की समृद्धि पर मुग्ध हैं।
गुजराती भाषा कितनी सुंदर है, वो कहते हैं इसमें नरसिंह मेहता, आखा भगत, दयाराम की ये भाषा है, इसमें जिंद अवस्था की परंपराएं, पदावलियां गुथी हुई हैं। इसे पारसियों, मुसलमानों और संस्कृत के पंडितों ने समान रूप से संपन्न बनाया है। वे इस तथ्य को भी रेखांकित करते हैं कि अंग्रेजी के प्रति व्यामोह ने पढ़े लिखे भद्रवर्ग आम जनता के बीच एक खाई पैदा कर दी है। कांग्रेस के सदस्यों के बीच पढ़ते हुए अंग्रेजी के मोह को लेकर वे उनकी लानत मलामत करते रहे हैं। वे कहते हैं कि कांग्रेस के लोग अभी भी अंग्रेजी में बोलने पर जोर देते हैं। ये 1948 में उन्होंने कहा, और दूसरों से भी ऐसा करने के लिए भी आग्रह करते हैं ये लोग। ये तो शर्मनाक है, ये उनके शब्द हैं। अंग्रेजी का एक जादू हमारे ऊपर है, अभी हम लोगों पर भी है, वो टूटा नहीं है। तो ये इस तरह की जो भाषा के माध्यम से लोगों से जुड़ने की कोशिश है, वो गांधी जी ने की। और वो कहते हैं कि मुझे अपने ही देशवासियों के सामने, जिनकी की मातृभाषा गुजराती हो सकती, हिंदी हो सकती, मुझे अंग्रेजी में बोलना पड़ता है, तो मैं अपने आप को लज्जित और अपमानित अनुभव करता हूँ। यंग इंडिया में उन्होंने अपने एक लेख में कहा है। एक बड़ी बात जो गांधी की संवादशीलता और उनके चरित्र में है, वो सर्व स्वीकार्यता। इसके कारण वो देश की जनता से जुड़ते हैं और संवाद कर पाते हैं कि मेरी बात यदि सबको स्वीकार नहीं हो पा रही है तो मैं उसको छोड़ दूंगा। उन्होंने तो कह दिया कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, लेकिन सुनने को तैयार नहीं लोग। अकेले पड़ गए हैं गांधी। 1947 और 48 के जो साल हैं, उसमें गांधी कितने आइसोलेटेड हैं, अपनी ही पार्टी, अपने ही आत्मीय लोगों के बीच में। जरूरत पड़ती है तो लोग उनसे सलाह लेने आते हैं, वही लोग, चाहे विट्ठल भाई पटेल हो, चाहे नेहरू हो, चाहे अब्दुल कलाम आज़ाद हो, लेकिन उनकी बात तो अंततः नहीं सुनी थी इन लोगों ने। गांधी ने तो शायद, जहाँ तक मेरी जानकारी, यह भी कह दिया था कि जिन्ना को प्रधानमंत्री बन जाने दो, इससे समाधान हो जाता है। अगर लोग मान जाते हैं तो इसकी महत्वाकांक्षा पूरी हो जाने दो। ये बहुत बड़ी बात थी, गांधी जी कह सकते थे। ये फ्रीडम एट मिडनाइट जो किताब है, उसमें ये आता है। कहाँ तक सही है मैं नहीं जानता। जो लोग गांधीवादी लोग, जो गांधी का इतिहास जानते हैं, वो इसकी संपुष्टि कर सकते हैं अगर उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन गांधी जी इस विकल्प पर सोच सकते थे। और उस किताब के लेखक तो बताते हैं कि ये तो बहुत ही सूझबूझ भरी बात थी। दंगे तो फिर भी होते अगर जिन्ना प्रधानमंत्री बनते नेहरू की जगह, लेकिन इतनी तबाही नहीं होती, दो टुकड़े नहीं होते। जिन्ना ही तो थे जो अड़े रहे। कई मुसलमान नेता आकर के गांधी जी से 1947 के उस महीने में कह रहे हैं कि बचा लीजिए, अभी भी देश के दो टुकड़े होने से बचा लीजिए, क्योंकि हम लोग तो यहाँ रहना चाहते हैं, हम लोग यहाँ के बाशिंदे हैं। सामान्य जनों की तो यही सोच थी। उसको किस तरह से बदला गया उनका मानस। तो गांधी उन मुश्किल हालातों में किस तरह से अलग कर दिए गए, उनकी नहीं सुनी गई, वो एक बात अलग है। लेकिन इसलिए भी वो हुआ कि सर्व स्वीकार्यता अगर नहीं है तो कैसे अकेले वो आग्रह करते, कैसे वो मनवा लेते अपने उस अंतिम आग्रह को, सुनने को जब कोई नहीं तैयार था। तो 7 सितंबर 1927 को मद्रास के कॉलेज में वो व्याख्यान दे रहे थे। वहाँ एक उस किताब में बताया गया है कि बड़ी विचित्र सी बात हुई। गांधी जी ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मुसलमान लोग भी इस देश में संस्कृत पढ़ें। तो किसी ने कहा कि जो असवर्ण हैं वो भी आप चाहते हैं कि पढ़ेंगे। संस्कृत कॉलेज था और चोटीधारी पंडित रहे होंगे, उनमें से किसी ने सवाल उठाया। गांधी जी थोड़े चकित हुए। उन्होंने कहा कि ये तो मुझे बड़ी नई बात का पता चला कि कोई ये भी कहने वाला है इस शिक्षण संस्था में, जो कि संस्कृत पढ़ाने के लिए संस्था है, कि इसमें हमारे बीच के इन लोगों को संस्कृत नहीं पढ़ने देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंचम वर्ण के लोगों को, जो कि अंत्यज लोग हैं, उनको, मुसलमानों, दोनों के लिए आप अपनी संस्था के द्वार खोलिए। और अगर उनको इसमें दाखिला देने से इनकार किया जाता है तो मैं इसको हिंदू संस्था मानने से इनकार करता हूँ। हिंदू की अवधारणा यही है कि असवर्ण लोगों के भी द्वार उसकी शिक्षण संस्था के लिए खुले होने चाहिए। कुछ लोगों ने जो थे पीछे की कतार में, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है हिंदू संस्था। गांधी जी ने कहा कि हिंदू संस्था होने का मतलब यह तो नहीं कि असवर्ण, पंचम वर्ण का या असवर्ण या मुसलमान यहाँ ना पढ़ सके। और अगर इसमें ऐसा कोई नियम है तो इसको बदल दीजिए। ट्रस्टी लोग यहाँ बैठे हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूँ। यह भी उन्होंने कहा। गांधी जी ने
यह नहीं कहा कि कोई मानने को तैयार नहीं है फिर भी हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दो। ये जो एक सर्व स्वीकार्यता और भारतीय जनमानस से सब लोगों से संवाद करने पर उनका आग्रह था, इसके लिए वो ये बात कह रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि कोई एक भाषा अन्य भाषाओं को अपदस्थ करके राष्ट्रभाषा का दर्जा हासिल करे। स्वीकार यदि लोग करते हैं तो हिंदी है, हिंदुस्तानी, इसकी बहुभाषिकता के बीच में इसकी स्वीकार्यता यदि है तो ये अपने आप स्वीकारी जाती रहेगी। और हिंदी में संभावना थी, वो तो अपने आप लोग उसको स्वीकार करते और कर रहे हैं, क्योंकि देश में एक संवाद की भाषा वो बन सकती है। तो गांधी जी ने इस रूप में हिंदी को और हिंदुस्तानी को देखा कि सारे देश में एक संवाद की भाषा वो बन सके, लेकिन उसको लादा जाए और थोपा जाए और एक कानून बनाकर ये आग्रह किया जाए। जबकि सब लोग तैयार न हो इसके लिए, तो गांधी जी उसकी अनुमति नहीं देते अपनी दृष्टि से। तो ये जो उदारता है और सर्वस्वीकार्यता की दृष्टि है, ये उनके संवादशील मानस का निर्माण करती है, उनको एक बड़ा संवादशील मनुष्य बनाती है कि अपना आग्रह नहीं वे थोपना चाहते। तो ये भाषा के संबंध में उन्होंने कहा। और संपूर्ण जो जीवन दृष्टि है गांधी की, गांधी एक दार्शनिक भी हैं, मैं उनको मानता हूं कि वे हमारे समय के एक दार्शनिक हैं। भले ही उस तरह की भाषा में दर्शन वो नहीं करते हैं जैसे लोग कहते हैं कि हम फिलॉसफी कर रहे हैं, तो वैसी फिलॉसफी वो नहीं करते हों, लेकिन वे बड़े दार्शनिक हैं और उनका जो दर्शन है उनकी जीवनानुभूति से आता है। वे जीवन को एक अखंड रूप में देखते हैं, जिसको कंपार्टमेंटलाइजेशंस नहीं किए जाने चाहिए, जिसको कि खंड खंड नहीं तोड़ा जा सकता। इसीलिए सिद्धांत और व्यवहार में कोई फांक नहीं होनी चाहिए, ये गांधी जी आग्रह करते हैं अपने इस दर्शन के कारण। तो उसके कारण भी गांधी एक बड़े संवादशील मनुष्य बन सके, क्योंकि ये जो अंतर्विरोध हो सकते हैं सिद्धांत और व्यवहार में खाई होने पर, वो नहीं उनमें है। उनका एक उदाहरण पढ़ के फिर मैं अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास समय शायद बहुत कम बचा है। और जो मैंने कहा है उसको जिस तरह से आपको एडिट करके डालना हो एडिट करके डालिए, क्योंकि बातें पूरी हो जाने पर मैं ख़त्म करूँगा, जल्दी ख़त्म कर दूँगा। वैसे गांधी कहते हैं कि सत्य की खोज में मैंने कई विचार त्याग दिए हैं और कई नई बातें सोची हैं। वृद्ध हो जाने पर भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरा आंतरिक विकास रुक गया है। बहुत बड़ी बात है, जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर वो कह रहे हैं। इसीलिए गांधी एक व्यक्ति नहीं, वे एक विचार बन जाते हैं हमारे लिए, जो कि निरंतर विकसनशील विकास है। वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मेरा आंतरिक विकास रुक गया है या देहनाश के बाद मेरा विकास रुक जाएगा। प्रतिक्षण में सत्य रूपी नारायण की आज्ञा मानने के लिए ही तैयार रहता हूँ। इसलिए यदि मेरे दो लेखों में किसी को कहीं असंगति लगे और उसका मेरी विवेकशीलता में विश्वास हो, तो इसके लिए एक ही विषय पर लिखे दो लेखों में बाद वाला लेख चुनना ही बेहतर होगा। ये वो कहते हैं विप्रतिषेधे परम कार्यम। ये जो व्याकरण का नियम है कि बाद वाला नियम जो है ज़्यादा माननीय होता है पिछले वाले नियम से, यदि कहीं असंगति दिखाई देती है तो अपनी इस विश्वसनीयता के कारण, अपनी निरंतर विकसनशीलता के कारण, अपनी संवादशीलता के कारण गांधी भारतीय जनमानस के अंतर मर्म को छू सके, बड़े से बड़े लोगों से भी संवाद भी कर सके, ऊंचे तबके से संवाद कर सके। तैयब जी उनके अनुयायी हो गए। तैयब जी की जो बेटी थी वो उनकी भक्त हो गई। गांधी जी में उनको महायोगी का रूप दिखाई देता था। वो यही कहती हैं कि मैं तो उनमें महायोगी का ही रूप देखती रही। वो राधा बन गई थी, पारसी परिवार से आई थी। तो ये गांधी जी के संपर्क ने कई बार लोगों को रूपांतरित कर दिया, आमूलचूल कई लोगों को बदल दिया है जो लोग उनके संपर्क में आए। हम लोग थोड़े अभागे हैं जो कि उनके संपर्क में नहीं रह सके। हमारे गुरु रामजी उपाध्याय उनके भक्त थे और उन्होंने एक बार हमसे पूछा कि तुमने गांधी जी को देखा या नहीं। मैंने कहा मैं तो गांधी जी की हत्या हुई उसके कुछ महीने पहले ही पैदा हुआ था, तो उनकी हत्या जब हुई मैं कुछ महीने का रहा होऊंगा, मैं कैसे देखता। तो उनका चेहरा उतर गया। उनको लगा कि ये दुर्भाग्य है मेरे शिष्य का कि इसने देखा तक नहीं है गांधी जी को। बावजूद इसके मैं ये अनुभव करता हूँ कि गांधी जी ने जिस परिवार में मैं बड़ा हुआ उसको बदल दिया था। अब
जब मैं अपने बचपन के दिनों की याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि उस मध्यवर्गीय समाज की सोच को गांधी जी ने आमूलचूल शायद बदल दिया था अपने। ये गांधी जी का करिश्मा आप कह सकते हैं। और इतनी ज़्यादा विकृतियाँ फैलाई गई कि उस करिश्मे को अपने ढक दिया है। वो तो अभी भी मौजूद है हमारे बीच। वो कई लोगों के बीच में करिश्मा कई बार दिखता है। जब किसी एक संस्कृत के पंडित के कहने पर 1 लाख मछुआरे शराब पीना छोड़ देते हैं उसके गीता प्रवचनों के दौरान, तो गांधी जी ही की ही अभिव्यक्ति कहीं कहीं है कि वो उस तरह से संवाद कर लेता है। कोई एक व्यक्ति, कई कई व्यक्ति हमारे बीच में इस तरह से संवाद करते हैं, लोगों के जीवन को बदल देते हैं, जिन्होंने कि गांधी जिनके भीतर से कहीं झांकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों को गांधी जी ने भीतर से कहीं ना कहीं बदल दिया था। हम लोग उस ब्राह्मण परिवार से आए जहाँ पर की संध्या की जाती थी वैदिक मंत्रों के साथ में, लेकिन पता नहीं कब उसमें सुबह की प्रार्थना सम्मिलित हो गई। सुबह की प्रार्थना संस्कृत श्लोकों में ही की जाती थी, शिव संकल्प सूक्त आदि उसका पाठ उसमें होता था, लेकिन पता नहीं कब उसमें कुछ भजन भाषा के आकर के जुड़ गए, हिंदी के। पता नहीं कब उसमें वैष्णवजन तो तेने कहिए ये भजन आकर के जुड़ गया। क्योंकि मैं बहुत छोटा रहा होऊंगा, 3 साल का रहा होऊंगा, तो कैसे कभी आकर के जुड़ गया। हम लोग तो गुजराती नहीं थे, हम लोग तो नरसिंह मेहता को जानते नहीं थे, लेकिन ये भजन उसमें आकर के जुड़ गया। पता नहीं कब उसमें 2 अनुष्टुप के श्लोक आकर के जुड़ गए हमारी उस प्रार्थना में, जिनमें कि 11 धर्म संग्रह बताया गया है। तो अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शरीर श्रम आस्वाद सर्वत्र अभय वर्जनम सर्वधर्म समानत्वम स्वदेशी स्पर्श भावना एकादश भी सेवा भी नम्रत्वम व्रत निश्चय। संस्कृत में ही ये पढ़े जाते थे और बाद में इनका कहीं हिंदी में करके भी पढ़ा जाने लगा। लेकिन अब जब मैं इनको देखता हूँ, याद करता हूँ कि ये हमारी सुबह की प्रार्थना में कहाँ से जुड़ गए, बाद में मुझे पता चला कि ये तो गांधी जी ने लिखे हुए हैं। संस्कृत में भी उन्होंने लिखा है, टूटी फूटी संस्कृत है, व्याकरण की दृष्टि से गलतियाँ हैं, लेकिन संस्कृत इतनी समझने लग गए थे कि उनको लगा कि मैं इसको लिख दूँ। और अद्भुत है पूरी धर्म की परिकल्पना, गांधी जी के सिवा और कौन करता। कि मनुस्मृति में जो धर्म के 10 लक्षण बताए हैं उसमें से उन्होंने अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह ये 5 तो ले लिए, लेकिन 6 अपनी तरफ से जोड़े, जो कि गांधी जी के सिवा और कोई शायद धर्म के लक्षण में नहीं जोड़ता। उन्होंने धर्म नहीं कहा, उन्होंने कहा कि ये सेवाएं हैं, जो कि इन सेवाओं को हर व्यक्ति को अपने भीतर उतार ले। उन्होंने धर्म के स्वरूप को बदल करके उसको सेवा कह दिया और कहा कि शारीरिक श्रम करना, भोजन के स्वाद के लिए लालच न होना और निर्भय हो जाना, जो कि गांधी जी ही कह सकते थे कि धर्म का लक्षण। हमारे यहाँ अभय मंत्र, अभय सूक्त तो है, लेकिन धर्म में उसको शामिल कर देना कि अभय पद की प्राप्ति हो जाना, ये धर्म मेरे लिए होना चाहिए। सर्वधर्म समानत्व, सारे धर्म मेरे लिए समान है, ये भावना हो जाए, स्वदेशी की भावना हो, जिसकी कि अब जरूरत हम महसूस कर रहे हैं। और बीच में हमने छोड़ दिया, हमारी शिक्षा नीति ने सारे स्वदेशी के उनके आग्रह को छोड़ दिया। हम जब बचपन में पढ़ते थे स्कूल में तो बुनियादी तालीम वहाँ थी और हमको एक कताई का पीरियड होता था, उसमें हम लोग तकली काटते थे, लेकिन उसके नाम पर बाद में पाखंड होने लग गया। क्योंकि जो हमारे देश की शिक्षा नीति के कर्णधार थे उनको ये नहीं गवा रहा था कि स्कूलों में उनके बच्चे जाएंगे तो उनसे भी ये काम कराया जाएगा कि वो तकली काटेंगे। तो उस बुनियादी तालीम को धीरे धीरे दिखावा बना करके और फिर मान लिया गया कि इसके नाम पर तो कुछ हो नहीं रहा है, तो उसको ख़त्म कर दिया गया। शारीरिक श्रम का एक बुनियादी शिक्षा में जो स्थान होना चाहिए उसको अपदस्थ किया गया और ये धारणा हमारे मन में बलवती होती गई कि पढ़ना लिखना है साहब बनने के लिए, शारीरिक श्रम भी जीवन का हिस्सा होना चाहिए। पढ़ाई लिखाई तो हो ही, शास्त्र भी पढ़ें, लेकिन मेहनत मजदूरी भी करना पड़े तो कोई बुरी बात नहीं है। ये जो गांधी जी स्वयं चरितार्थ करके बता गए थे, वो बात शिक्षा नीति में आने से रह गई, अभी भी नहीं आई है। और अस्पृश्यता का निवारण, ये जो 11 सेवा व्रत गांधी जी ने बताए वो हमारी सुबह की प्रार्थना में आ गए। तो हमारे जो पिता थे, बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने स्वीकार किया होगा कि अब धर्म का जो नया रूप गांधी बता रहे हैं उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, उनको सुबह कम से कम ये दोहराने चाहिए। उनका जीवन थोड़ा सा थोड़ा बदलने लगा। हमारे जो जनक थे, हमारे जो बुजुर्ग थे, जब मैं 3, 4, 5 साल का रहा हूँगा, आज से 66, 67 साल पहले का जो भारत है
जिसका कि पूरी तरह से विलोपन हमारी स्मृतियों से कर दिया गया है बाद की पीढ़ी से। उनको पता ही नहीं है कि गांधी जब जीवित थे उस समय कैसा था, 60 साल पहले का हिंदुस्तान कैसा था। उन्होंने तो एक काल्पनिक तस्वीर अपने दिमाग में जमा ली है, जो कि एक बनाई मनगढ़ंत तस्वीर है, और वो पूरी तरह से गलतफहमियों में कई लोग हमारी पीढ़ी के जी रहे हैं, हमसे बाद की पीढ़ी के। तो इस तस्वीर को सही तस्वीर से अपदस्थ करने की ज़रूरत है, और ये गांधी हमारे लिए क्या मायने रखते हैं इसको समझने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि गांधी हमारे बीच में हैं, हमारे बीच में भी मौजूद रहेंगे, और इसीलिए बार बार विश्व कई कई रूपों में गांधी की ओर देखता है, कई कई माध्यमों में गांधी की ओर देखता है। गांधी पर जितना साहित्य लिखा गया, शायद ही किसी महापुरुष पर उतना साहित्य लिखा गया हो। क्यों ऐसा होता है? संस्कृत में कितने कितने महाकाव्य, कितने कितने नाटक गांधी पर सैकड़ों की संख्या में लिखे जाते हैं। गांधी दक्षिण अफ्रीका से आए हैं, और संस्कृत के एक बड़े कवि और बड़े पंडित उन पर 5 लहरी काव्य लिख देते हैं। बहुत सुंदर लहरी काव्य 1920 में गलगली रामाचार्य ने जो लिख दिए, और विनोबा भावे ने गांधी जी को बताया कि संस्कृत पंडित ने, कवि ने आपके ऊपर तो ये कविता लिखी है और उसकी पत्रिका में छपी है। वो गांधी जी सुनते हैं, उसको मुस्कुराते हैं, उसको सुन करके, ये संस्मरण है, छपा हुआ है। तो ये गांधी जी संवाद करते हैं देश के मानस से। साहित्य में कई कई रूपों में आते हैं। क्षमाराव की सत्याग्रह गीता, अब उसकी याद फिर से आ रही है लोगों को। ढूंढ रहे हैं कि सत्याग्रह गीता कहाँ गई। क्षमाराव ने 1932 में पेरिस से छपवाई थी, देश में छापने को तैयार नहीं था। बहुत अद्भुत कविता गांधी जी के पूरे सत्याग्रह आंदोलन और पूरे देश में जो उथल पुथल हो रही है उसको लेकर के। तो क्यों गांधी साहित्य में इस तरह से बार बार आते हैं? हमारे समय तक उन पर कितनी अच्छी कविताएं लिखी जाती हैं, उन पर फिल्में, कितनी कितनी फिल्में, शायद और किसी व्यक्ति पर इतनी ज़्यादा फिल्में न बनाई गई हों। मेरी तो जानकारी गलत हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सूची बनाई जाए। क्यों ऐसा होता है? कितने कितने माध्यमों में गांधी लौटते हैं। विश्व पलट कर देखता है बार बार गांधी की ओर, कई तरह से पलट पलट करके गांधी की ओर देखता है कि शायद वे अंतिम विश्वास के रूप में बचे हुए हैं। गांधी जो हमारे मानस में कहीं न कहीं है, अंतिम रूप से अगर कहीं संबल पाया जा सकता है तो उन पर पाया जा सकता है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।